बच्चों, किसी भी वस्तु प्राणी के स्वरूप की रचना किन्हीं महत्वपूर्ण तत्वों के माध्यम से होती है। इसी तरह से काव्य की भी रचना महत्वपूर्ण तत्व जैसे रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, शब्द गुण से होती है। आज हम आपको काव्य के महत्वपूर्ण तत्व छंद के बारे में बताएंगे। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादित करना या प्रसन्न करना। प्राचीन काल में ऋषि मुनि मानव जाति की विभिन्न मुसीबतों एवं आपदाओं से रक्षा हेतु तरह तरह के मंत्रों की रचना किया करते थे। धीरे धीरे उन्हीं रचनाओं को जो छंद कहा जाता था, आधुनिक युग में काव्य रचनाओं को भी छंद कहने लगे और काव्य के लिए छंद का अत्यधिक महत्व बढ़ गया। अब हम छंद की परिभाषा जानेंगे। छंद को जानने के लिए परिभाषा जानना आवश्यक होता है। तो परिभाषा है वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय और तुक से आबद्ध काव्य रचना को छंद कहते हैं। परिभाषा के अंदर जो शब्द आए हैं, जैसे वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय और तुक, इन्हीं को छंद के तत्व कहा जाता है। छंद के तत्व, पहला तत्व जैसे वर्ण। वर्ण मतलब अक्षर या ध्वनि। अब वर्ण क्या है, इसको भी जानना आवश्यक है। इसकी परिभाषा है वर्ण सार्थक ध्वनि चिन्हों को कहते हैं, अर्थात आ से ज्ञा तक के सभी अक्षर। ऐसी सार्थक ध्वनि चिन्ह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसको वर्ण कहते हैं। अब दूसरा है तत्व मात्रा। मात्रा क्या है, ये जानना आवश्यक है। वर्ण अर्थात अक्षर का उच्चारण करने में जो समय लगता है, उसे मात्रा कहते हैं। जैसे
छोटा आ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, आहा की मात्रा, ऋषि वाली री की मात्रा और चंद्रबिंदी आदि। अब मात्राओं को जानने के बाद हम तीसरे तत्व के बारे में जानेंगे। तीसरा तत्व है यति। यति का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या विराम। ये विराम 3 प्रकार के होते हैं: अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम। इन सभी चिन्हों का, विरामों का प्रयोग छंद में किया जाता है। चौथा तत्व है गति। गति का शाब्दिक अर्थ होता है चाल या प्रवाह। छंद में प्रवाह का होना आवश्यक होता है। अब आते हैं 5वें तत्व पर, लय। लय का शाब्दिक अर्थ होता है गानपन, अर्थात जिसको गाया जा सकता है। सभी छंदबद्ध रचनाओं को गाया जा सकता है। 6वें तत्व को देखते हैं। तुक। प्रत्येक छंद के चरणांत में समान उच्चारण वाले अक्षर होने को तुक कहते हैं। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसमें हारी और बिहारी दोनों चरणों के, दोनों शब्दों में समान ध्वनि होती है। अब तत्वों को जानने के बाद छंद के भेद जानना आवश्यक है। तो तत्वों के आधार पर छंद के मुख्य रूप से 2 भेद किए गए हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद। अब मात्रिक छंद जिस छंद की रचना मात्राओं की गणना करते हुए की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और वर्णिक छंद जिस छंद की रचना वर्णों की गणना करते हुए की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। इन दोनों भेदों के 3 उपभेद भी किए गए हैं। जैसे मात्रिक छंद, मात्रिक छंद के 3 भेद हैं, उपभेद हैं। जैसे पहला है सम्मात्रिक छंद। इसमें सभी जो है मात्रिक छंद के सभी चरणों की मात्राएं समान होती हैं, इसलिए इसको सम्मात्रिक छंद कहा गया है। अर्ध सम्मात्रिक छंद, इसमें 2 चरणों की मात्राएं समान होती हैं। और विषम मात्रिक छंद है, इसमें प्रत्येक छंद में मात्राएं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए इसको विषम मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद के भी 3 उपभेद किए गए हैं।
समवर्णिक छंद, अर्थात इसमें प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको समवर्णिक, बराबर बराबर वर्ण होते हैं, सॉरी, इसलिए इसको समवर्णिक छंद कहते हैं। दूसरा है अर्धसमवर्णिक छंद। इसके दो चरणों में समान, दो चरणों में समान वर्ण होते हैं। अब विषम वर्णिक छंद, इसके किसी भी चरण में समान वर्ण नहीं होते हैं, इसलिए इसको विषम वर्णिक छंद कहते हैं। अब इसको जानने के बाद हम जानेंगे कि सम और विषम, अर्धसम, जो तीन उपभेद किए गए हैं, एक एक उदाहरण भी जान सकते हैं। वैसे सिलेबस में यहाँ तक जानना आवश्यक तो नहीं है, फिर भी सम, जिन छंदों के चारों पद समान हो वे छंद सम होते हैं। तो इसमें चौपाई, चौपाई है जो वर्णिक मात्रिक छंद का सममात्रिक छंद है, और वर्णिक छंद में शिखरणी समवर्णिक छंद है। अर्धसम में वर्णिक छंद है दोहा, मात्रिक छंद, और वर्णिक छंद है वृत्त सुंदरी। और विषम छंदों में जो मात्रिक में वृत्तलक्ष्मी और वर्णिक में वृत्त सौरमक, इसके मुख्य उदाहरण हैं। अब इसका नीचे चार्ट बना दिया गया है। छंद के मुख्य भेद हैं जो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। फिर मात्रिक छंद के भी तीन उपभेद किए गए हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। वर्णिक छंद के तीन उपभेद लिखे हुए सम वर्णिक छंद, अर्धसम वर्णिक छंद, विषम वर्णिक छंद। अब यह जानने के बाद हम मात्रिक छंद को जानने के लिए मात्रा का विचार सबसे पहले जानेंगे। मात्रा विचार में पहला विचार है छंद में मात्रा मात्र स्वरवर्ण अर्थात अक्षर या ध्वनि की गिनी जाती है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, अंग, आहा, ऋषि वाली री। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती है। संयुक्त वर्ण, दूसरा विचार है संयुक्त वर्ण अक्षर या ध्वनि की भी मात्रा गिनी जाती है। जैसे 12 खड़ी में आपने पढ़ा है छोटा का, बड़ा का, छोटी की, बड़ी की, छोटा कू, बड़ा कू, के, कै, को, कौ, कंग, कहा। अब ये उक्त सभी अक्षर
एक ही प्रकार के अक्षर से नहीं बने हुए हैं। इनकी रचना दो अक्षरों से मिलकर हुई है, इसलिए इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे छोटा का, इसमें का व्यंजन हलंत वाला का, धन आ, छोटा आ बराबर का बना है। अब बड़ा का कैसे बना? हलंत वाला का अर्थात व्यंजन का, धन बड़ा आ बराबर बड़ा का। इसी तरह से व्यंजन का, धन छोटी ई बराबर छोटी की, व्यंजन का धन बड़ी ई बराबर बड़ी की। इन सब की भी मात्राएं गिनी जाती हैं। तीसरा विचार है ह्रस्व स्वर क्या है? जिनके उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि वाली री और चंद्रबिंदी। इनकी एक एक मात्रा गिनी जाती है, जिसे अंग्रेजी के अक्षर आई से चिन्हित किया जाता है। इसे छंद की भाषा में लघु भी कहते हैं। चौथा विचार है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, 2 गुना, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। इनकी 2-2 मात्राएं गिनी जाती हैं, जिसे अंग्रेजी के अक्षर एस से चिन्हित किया जाता है। इसे छंद की भाषा में गुरु भी कहते हैं। पांचवा नियम है व्यंजन वर्ण, जैसे का, खा, गा, घा से लेकर ज्ञा तक की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती है। उच्चारण करने में व्यंजन का बल उसके पहले वाले अक्षर पर पड़ता है, इसलिए पहले वाला अक्षर ह्रस्व स्वर होते हुए भी दीर्घ मान लिया जाता है और उसको 2 मात्राएं दी जाती हैं। जैसे 56 शब्द है, 56, इसमें छा के बाद आधा पा, फिर पूरा पा और ना है। छोटा छा के बाद आधा पा है। अब जब हम उच्चारण करेंगे 56, तो आधे पा का बल पहले वाले अक्षर छा पर पड़ता है, इसलिए छा ह्रस्व वर्ण होते हुए भी, लघु होते हुए भी दीर्घ या गुरु मान लिया जाता है और एक की जगह 2 मात्राएं दी जाती हैं। अब आधे पा को कोई मात्रा नहीं, पा छोटा पा है, इसको 1 मात्रा और ना को भी 1 मात्रा मिलेगी। ह्रस्व
स्वर पर चंद्र बिंदी लग जाने पर भी एक मात्रा गिनी जाती है। यह छठवां विचार है। ह्रस्व स्वर पर चंद्र बिंदी लग जाने पर भी एक मात्रा गिनी जाती है। सातवां विचार है री वर्ण या उसकी मात्रा री की एक ही मात्रा गिनी जाती है। अपवाद स्वरूप आठवां विचार है कि अपवाद स्वरूप उच्चारण के आधार पर लघु वर्ण को गुरु और गुरु वर्ण को लघु भी मान लिया जाता है। अब मात्रा विचार अर्थात मात्रा जानने के नियम जानने के बाद ये चार्ट दिया गया है जो विचारों के अंदर समझाने का प्रयास किया गया है कि ध्वनि अर्थात अक्षर या वर्ण, इसके तीन भेद किए गए हैं ध्वनि के। स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि और संयुक्त ध्वनि। अब स्वर ध्वनि दो प्रकार की होती है, इसके भी दो भेद किए गए हैं। ह्रस्व स्वर ध्वनि, दीर्घ स्वर ध्वनि। ह्रस्व स्वर में जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि वाली री, इन सब की एक एक मात्रा गिनी जाती है। अब दीर्घ स्वर ध्वनि है जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, इन सब की दो दो मात्राएं गिनी जाती हैं। अब व्यंजन ध्वनि का से ज्ञा तक जो भी हलंत वाले अक्षर होते हैं या आधे अक्षर होते हैं, इन सब की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती है। इनका उच्चारण करने में पहले वाले अक्षर पर बल पड़ने की वजह से पहले वाले अक्षर को एक की जगह दो मात्राएं मिल जाती हैं। अब आते हैं संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि अर्थात व्यंजन और स्वर से मिलकर बनी हुई ध्वनि। जैसे पूर्व में बताया जा चुका है कि 12 खड़ी के सभी अक्षर, 12 खड़ी के सभी अक्षर संयुक्त ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अब संयुक्त ध्वनि दो प्रकार की है, ह्रस्व संयुक्त ध्वनि, दीर्घ संयुक्त ध्वनि। अब ह्रस्व संयुक्त ध्वनि में छोटा का, छोटी की, छोटा खू, इसी तरह से छोटा खा, छोटी खी, छोटा खू, छोटा गा, छोटी गी, छोटा गु, इस तरह के सभी की 12 खड़ियों में हो सकती है। दीर्घ संयुक्त ध्वनि में बड़ा का, बड़ी की, बड़ा कू, बड़ा खा, बड़ी की, बड़ा खू, बड़ा गा, बड़ी की, बड़ा गु, ऐसे हो सकते हैं। तो ह्रस्व संयुक्त ध्वनि की एक एक मात्रा और दीर्घ संयुक्त ध्वनि की दो दो मात्राएं गिनी जाती हैं। अब
मातृक छंद के लिए आवश्यक मात्रा विचार जानने के बाद वर्णिक छंद को जानने के लिए गण विचार जानना भी आवश्यक है। तो गण विचार छंदों की लय के लिए वर्णिक छंदों में लघु गुरु का विधान दिया गया है और इसे सुगमता के लिए गणबद्ध कर दिया गया है। गण 3-3 अक्षरों का समूह होता है। गणों को याद रखने के लिए निम्न सूत्र को जानना आवश्यक है। यामा ताराज भान सलगा। यह सूत्र याद रखेंगे तो निम्नलिखित सभी 8 गण बन जाएंगे वर्णिक छंद को जानने के लिए। जैसे पहला गण है या गण, इसमें क्रमशः प्रत्येक 3-3 अक्षरों के गण हैं। जैसे या से चलते हैं, या से प्रारंभ करेंगे ता तक, तो या माता बन जाएगा, जिसको कहेंगे या गण। अब माँ से शुरू करेंगे तो माता रा, 3 अक्षरों का समूह है जिसको कहेंगे माँ गण। माँ का गण है, माँ अक्षर का गण है, इसलिए इसको माँ गण कहते हैं। अब ता से शुरू करेंगे तो बन जाएगा ताराज, और चूंकि ये ताक्षर का गण है इसलिए इसको तगण कहते हैं। अब रा से शुरू करेंगे तो राजभा बन जाएगा, और राग अक्षर का समूह है इसलिए इसको रगण कहेंगे, रागण, गण माने समूह। अब जा से शुरू करेंगे तो जभान बन जाएगा, और जा अक्षर का गण अर्थात समूह होने की वजह से इसको जगण कहेंगे। अब भा अक्षर से शुरू करेंगे तो भानस बन जाएगा, और 3 अक्षर भा से मिलकर बने हैं तो इसको भागण कहेंगे। और ना नशल, ना से शुरू करेंगे तो नशल बन जाएगा, और ना अक्षर का गण होने की वजह से इसको नगण कहेंगे। और 8वां जो गण है शलगा, सा से शुरू करेंगे गा तक पहुंचेगा तो 3 अक्षरों का एक गण बना शलगा, और सा से शुरू है इसलिए सा का गण है शगण। अब इसको किस तरह से हम पढ़ सकते हैं? प्रथम लघु अन्न गुरु, या माता पहले गण में, या माता को कैसे पढ़ेंगे? प्रथम लघु, या अक्षर लघु है, छोटा है, और इसके अलावा अन्य माँ और ता ये बड़े हैं, इसलिए पढ़ेंगे प्रथम लघु अन्य गुरु। और इसको चिन्हित भी कर दिया गया है मात्राओं के रूप में सामने, 1 2 2, लघु की 1 मात्रा और गुरु गुरु की 2-2 मात्राएं होंगी, क्योंकि इसमें माँ गुरु है और ता गुरु है। इसी तरह से माँ तारा। अब इसको पढ़ेंगे सर्वगुरु, क्योंकि इसमें सभी गुरु हैं, तीनों गुरु हैं, इसलिए सर्वगुरु। सामने रखी हैं मात्राएं 2-2, अंग्रेजी के अक्षर एस से चिन्हित किया गया है। ताराज अगला गण है, इसको पढ़ेंगे अंत लघु अन्न गुरु। अंत में जा वर्ण है जो लघु है, और अन्य अक्षर हैं वो गुरु हैं, जैसे ही इसकी मात्राएं रख दी गई हैं।
ऐसे राजभा, राजभा इसको देखते हैं तो बीच का जो अक्षर है जा, ये छोटा है, लघु है, और बाकी रा बड़ा रा है और भा बड़ा है, इसलिए इसको पढ़ेंगे मध्य लघु अन्य गुरु। ऐसे इसकी मात्राएं भी चिन्हित कर देते हैं। अब जबान मध्य गुरु अन्य लघु, मध्य में बड़ा अक्षर है और इसके अगल बगल में छोटे अक्षर हैं, इसलिए मध्य गुरु अन्य लघु। अब अगला गण है भानस। अब इसको देखते हैं तो प्रारंभ में ही बड़ा भा है और छोटा ना और छोटा सा है, तो इसको पढ़ेंगे प्रथम गुरु अन्य लघु, और सामने मात्राएं भी लिखी हुई हैं। अब आता है अगला गण नस्ल। नस्ल में तीनों अक्षर लघु हैं, सभी अक्षर लघु हैं, इसलिए सर्व लघु कहेंगे इसको, और तीनों मात्राएं एक एक मात्राएं रख देते हैं। अब अंतिम और आठवां गण है सलगा। इसका अंतिम अक्षर है गा, बड़ा गा है, इसलिए इसकी दो मात्राएं और पहले सा और ला की एक एक मात्रा। अंत गुरु अन्य लघु, इस तरह से इसका उच्चारण किया जाएगा। तो बच्चों, ये महत्वपूर्ण जानकारी छंद के संबंध में है, और छंद को जानने के लिए इसका जहाँ से मैंने बेसिक ज्ञान प्रेषित करने का प्रयास किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी आप जो है, जो आपके सिलेबस में छंद दिए गए हैं या किसी भी छंद के बारे में समझ पाएंगे। तो हम इसके बाद आपको आगे का चैप्टर, जो आपके सिलेबस में जो छंद दिए गए हैं, उसके संबंध में अगले पीरियड में बताएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।